Hello and welcome back to my YouTube channel. So as you already know that presently we are dealing with the topic of nuclei, and in the last lecture we were able to complete the topic of nuclei up to isotopes and isotope. ठीक है, तो आज हम उसके आगे शुरू करेंगे. The topic which we're going to start with is mass energy relationship. Now in the previous lecture I already told you, I gave you a brief introduction about mass energy equivalence. और मैंने आपको कहा था this is a very important topic. तो मैंने आपको इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दिया था एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर. ठीक है, तो मैं आपको बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक एज आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अब आपको ये समझना पड़ेगा ऑल्दो दिस टॉपिक इज वेरी स्मॉल. आप अपनी रेफरेंस बुक में भी देखेंगे आपको कुछ ज़्यादा नहीं है, हार्डली एक या दो पैराग्राफ इसमें कवर किए होंगे. आई एम टेलिंग यू बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसको बहुत अच्छे से समझिएगा बिकॉज दिस विल ले द फाउंडेशन फॉर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. अगर आपको मास एनर्जी रिलेशनशिप की क्लैरिटी है तो ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड हाउ द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी डिसाइड्स द स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियाई. ठीक है, सो दिस इज द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस थिंग. तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर कि मास एनर्जी रिलेशनशिप बोलता है क्या, व्हाट इज द मास एनर्जी रिलेशनशिप, एंड दिस इक्वेशन वाज गिवन बाय आइंस्टाइन. अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन, नाउ अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, ठीक है, आइंस्टाइन gave a very famous equation which was known as E is equal to mc square. E is equal to mc square. ठीक है, now this is a very important equation. Please remember this equation. This is very important. ठीक है, E is equal to mc square where each term has a respective meaning. C represents the velocity of light, m represents the mass, and E represents the energy. ठीक है, now what does this relationship represent? Now you have to be very careful. ये relationship क्या represent करता है? I have already discussed this in previous lecture, but अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज सुन लीजिएगा. But still I am discussing this here. ये रिलेशनशिप आपको ये बोलता है दिस रिलेशनशिप मींस दैट व्हेन अ सर्टेन मास m डिसअपीयर्स, बेसिकली आप इसको ऐसे बोल सकते हो दैट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. दिस इज समथिंग व्हिच इज दिस रिलेशनशिप इज सेइंग. ये सिंबल्स यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, आप सिंबल्स को कंफ्यूजन में ले लेंगे. लेट मी जस्ट राइट दिस थिंग दैट एनर्जी कैन बी क्रिएटेड इनटू मास. या इसको और भी अच्छे से आप समझ सकते हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. इसको आप इस तरह से समझ सकते हो. लेट मी जस्ट राइट दिस थिंग इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट सो यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. दिस मींस दैट दिस रिलेशनशिप मींस दैट व्हेन अ certain mass, let's just say m, when a certain mass m disappears, an equivalent amount of energy appears and vice versa. ठीक है, इन द इन टर्म ऑफ लेमन लैंग्वेज, लेमन में अगर हम आपको समझाने की कोशिश करूँ इसका मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि आप एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हो एंड यू कैन कन्वर्ट मास इनटू एनर्जी. दिस इज हाउ दिस रिलेशनशिप वर्क्स. ओके, अब इसको समझना व्हाई दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई द मास एनर्जी रिलेशनशिप इज वाज सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ mass defect. This will help you to understand the concept of effective mass. This will help you to understand the concept of binding energies. ठीक है, now let's just move back to the topic of frame of references. We discussed the topics of frame of references when we were dealing with some topics in class 11th. जब हमने 11th के topics cover किया था, we studied about the topics of frame of references. ठीक है, now listen to me very carefully. ठीक है, this is something which you should know. Let us suppose m naught represents the rest mass. Let's just m naught represent the rest mass of m naught represents the rest mass of an object. This represents the rest mass of an object. Now, in the examination, the examiner can ask you what is the meaning of rest mass. तो आपको समझना है कि what is the meaning of rest mass. तो आपको समझना पड़ेगा rest mass is the mass of an object. Rest mass represents the mass of an object or mass of a particle when it is measured in a frame of reference in which particle is at rest. ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ rest mass is nothing but the mass of a particle, mass of a particle in a frame of reference, in a frame of reference in which the particle is at rest.
ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, रेस्ट मास बोलते हो. नाउ आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, द एग्जामिनर कैन आस्क यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्ट मास. ही कैन सिंपली आस्क यू which among the following statements clearly represents the rest mass. The rest mass क्या होता है, the mass of a particle in a frame of reference in which the particle is at rest. This is known as your rest mass. Now what happens when the particle starts moving? ठीक है, ठीक है, उसको समझने पर and the energy of rest mass is given by E is equal to m naught c square. This is something which we know. ठीक है. Now what will happen when the particle starts to move? When the particle starts to move, its energy will become E is equal to mc square, and this mc square will be equal to m naught c square plus t, where t represents your kinetic energy. And when the particle is moving, then the particle is in different frame of reference. ठीक है. And here m represents the effective mass. This represents the effective mass. Clear होगी बात इतनी सी. Now from this equation you must understand this thing. Then from this equation आपको एक बात को समझना पड़ेगा that the effective mass m is always greater than m naught. ठीक है, इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है. This is a very important result, that the effective mass is always greater than the rest mass. ठीक है. And let us suppose this is our equation number 1. Let's just name this equation as equation number 1, and from this equation we get the relationship as the kinetic energy is equal to delta m into c square, where delta m is equal to m minus m naught. ठीक है. This is something which will help you to understand the concept of binding energies. ठीक है, m minus m naught is nothing but the change in the mass of the particle. अब ये चीज आपको क्या बता रही है, what is this relationship telling you? This relationship is telling us that in a nuclear or elementary particle interactions, or we can say that this relationship is telling us that during a nuclear reaction or in a elementary particle interactions, both the conversion of mass into energy, ये आपको ये बताती है, let me write this thing, that in nuclear and elementary particle interaction, both conversion of mass, both the conversion of mass and the conversion of energy into mass takes place. तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर किस तरह से पूछेगा, हाउ द एग्जामिनर विल आस्क यू. एग्जामिनर विल सिंपली से दैट ड्यूरिंग द कन्वर्शन, ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शंस, ओनली द मास converts into energy. ये statement सही है? नहीं. This statement is wrong because during the nuclear or particle interactions, it is not only just the mass which gets converted into energy, but energy also gets converted into mass. तो आपको ये दोनों relationship वहाँ पे hold करता है. ठीक है. So this is something, ठीक है, which you should remember. Secondly, आपको यहाँ से रिलेशन आपको एक चीज और बताता है. There is one more thing which this thing is telling you. This means that the two classical laws. This means that according to this relationship आपको ये पता लगता है that the two classical laws, that is conservation of mass and conservation of energy are unified. उनको unify कर लिया into one law, और उस लॉ को क्या बोलते हैं आप? We call that law as law of conservation of mass energy. The law of conservation of mass energy. ठीक है. सो आपसे एग्जामिनर पूछ जा सकता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स, which of the following the law of conservation of mass energy is satisfied. ठीक है. तो आपको बताना है law of mass energy satisfied in case of nuclear reactions, जहाँ पे मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है अकॉर्डिंग टू द एनर्जी मास एनर्जी इक्विवेलेंस. ठीक है. एंड दिस वाज गिवन बाय आइंस्टीन. E is equal to mc square, where each term has its own meaning. E represents the energy, m represents the mass, and c represents the velocity of light.
क्लियर हो गया इतनी सी बात? आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर टू यू. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन. नाउ एज आई ऑलरेडी सेड that this concept of mass energy equivalence help us to understand the concept of nuclear binding energy. So let's just move forward and let's just see how the mass energy equivalence will help us to understand the concept of nuclear binding energy. So the next topic which we are studying right now is the nuclear binding energy. ठीक है. The next topic which we are studying here right now is the concept of nuclear binding energy. Now, before we start with the concept of nuclear binding energy, let's just move back and let's just go to the chemistry classes. And chemistry classes में जब हम पढ़ते हैं, we talk about the concept of binding energy. Let's just forget about the nuclear binding energy for a moment, and let's just focus on the concept of binding energy which we have studied in class 11th chemistry. तो binding energy जब आप chemistry में पढ़ते हो तो chemistry में क्या पढ़ते हो? Binding energy क्या होती है? Binding energy we define as the amount of energy that is required टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस. कितनी एनर्जी मैं उसको सप्लाई करूं कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाए. दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक बाइंडिंग एनर्जी इन केस ऑफ केमिस्ट्री व्हिच वी हैव स्टडीड. ठीक है. द सेम कॉन्सेप्ट कैन बी अप्लाइड इन केस ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है. बट इन केस ऑफ न्यूक्लियस वी डोंट टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस. एंड व्हाई दे डोंट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस वी डिस्कस दिस इन आवर प्रीवियस क्लास. अगर आपने वो नहीं सुना है, आई विल सजेस्ट यू दैट यू गो टू द प्रीवियस क्लास एंड लर्न why electrons cannot exist inside the nucleus. मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ. Consider this as a homework and let me just tell you write this thing here that why electrons do not exist inside the nucleus. We have already discussed this thing in previous lecture. So this is a question. You can consider this as a homework. कि why the electrons do not exist inside the nucleus. We have already discussed in previous lecture. अगर आपको नहीं पता तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं. ठीक है. Now we understood the concept of binding energy कि किसी पार्टिकल को न्यूक्लियस के इंसेप्ट से निकालने के लिए कितने आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. That is the concept of binding energy. ठीक है. The same concept can be applied. The same concept can be extrapolated for the concept of nuclear binding energy. But in case of nucleus, we already know that the electrons do not exist inside the nucleus. So the only components, the only things that exist inside the nucleus are your proton and a neutron. ठीक है. The proton and a neutron. So when we talk about the nuclear binding energy, we are talking about the energies that are required to remove the proton or a neutron from the nucleus, from inside the nucleus. ठीक है. तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा. This is something which you should know. ठीक है. Now this will lead to the concept of nuclear binding energy. ठीक है. अब let's just start to understand what is the concept of binding energy of a nucleus. ठीक है. Now we know that atomic nucleus is a stable structure. In the examination, the examiner can say that nucleus is not a stable structure. नहीं, this statement is wrong. Nucleus is in fact a stable structure. ठीक है. You must remember this thing. Nucleus itself is a stable structure. ठीक है. तो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा अपने आप में कि that nucleus is a stable structure. ठीक है. This is something which you should know. Stable structure. ठीक है. And therefore the nucleons in every nucleus, and nucleus is made up of nucleons. We already discussed this thing in a previous lecture कि nucleons क्या होते हैं. And nucleons यहाँ पर लिख देता. This is nothing but protons plus neutrons. These are known as nucleons. यहाँ पे let me introduce you one more concept that inside the nucleus a strong nuclear force operates. ठीक है. अब यहाँ पे let me just give you one more homework. You have to understand what are the four fundamental forces which work in the nature. क्योंकि these fundamental forces will help you to understand this concept of strong nuclear forces in much detail. ठीक है. So as a homework, please make sure that you learn about what are the four fundamental forces in nature. ठीक है. The nuclear force operates. अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है तो क्या न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ न्यूक्लियर फोर्सेज एक्ट करते हैं? तो आंसर इज नो. Inside the nucleus contain protons and neutrons. Protons are charged, neutrons are uncharged. So
inside the nucleus repulsive forces will also occur between two different protons. ठीक है, बट रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एक्ट नहीं कर सकते. दे कैन नॉट एक्ट बिटवीन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन बिकॉज न्यूट्रॉन इटसेल्फ इज अ चार्जलेस पार्टिकल, इट्स अ न्यूट्रल पार्टिकल. एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच आपको ये समझना पड़ेगा न्यूक्लियस के अंदर काम करती है जो मेजर इफेक्ट होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस का. दिस फोर्सेस आर सो स्ट्रॉन्ग दैट द रिपल्शंस बिटवीन टू प्रोटॉन्स बिकम्स इनसिग्निफिकेंट. ठीक है, एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, वी विल बी डीलिंग दिस थिंग इन अपकमिंग लेक्चर. उसमें हम डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियर फोर्सेस किस तरह से काम करती हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस which operate inside a nucleus, which provide the stability to the nucleus. ठीक है, तो ये चीज आपके पास क्लियर होगी. ठीक है, एंड नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको ये बोलता है दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा अमाउंट ऑफ एनर्जी और अमाउंट ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी डन. ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द, ठीक है, now we will define the concept of binding energy of nucleus. Now we will describe the what is the meaning of binding energy of nucleus. ठीक है, so let's just define the binding energy of nucleus. The binding energy of nucleus is defined as the amount of work done, amount of work to be done, in order to separate, in order to separate the nucleons from nucleus to such a distance, where there is no interaction between them. ठीक है, दिस इज हाउ वी डिफाइन द बाइंडिंग एनर्जी. इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन. इसको आप डिफाइन कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ वर्क डन एंड दिस कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. इट कैन बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस, और वी कैन डिफाइन दिस एज अमाउंट ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी डन in order to separate the nucleons from the nucleus. ठीक है, these are two different ways of separating of defining the binding energy of the nucleus. ठीक है, to separate the nucleons from the nucleus to a distance where there is no interaction between them. ठीक है, ये बात क्लियर होगी. This is how you define the nuclear binding energy. Now understand the origin of nuclear binding energy. Let's just try to understand the origin of nuclear binding energy. ठीक है, now let's just understand the origin of nuclear binding energy. ठीक है, and again this is a very important topic. ठीक है, this is a very important topic. Okay, now let's just understand the concept of origin of the nuclear binding energy. Okay, now this concept of nuclear binding energy, remember this thing, this concept of nuclear binding energy can be explained on the basis of this concept of nuclear binding energy can be explained on the basis of Einstein's mass energy equivalence. तो पेपर में कैसे पूछेगा, इन द पेपर इन द एग्जामिनेशन द नीट कैन आस्क यू द ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स. तो आपका आंसर होगा द ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस. इस चीज का आपको ध्यान रखना है. अब देखिए होता क्या है, नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग. दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस थिंग विल ब्लो योर माइंड. अगर आपको इस चीज का पता है दैट्स अ सेपरेट इशू, बट आपको नहीं पता है देन दिस थिंग विल ब्लो योर माइंड. ठीक है, so listen to me very carefully. ठीक है, it has been found that, बहुत ध्यान से सुनिएगा, it has been found that the rest mass of nucleus, it has been found that the rest mass of, it has been found that the rest mass of nucleus, let me just use a different color here, it has been found that the rest mass of nucleus
it has been found that the rest mass of nucleus is always slightly less than sum of masses of the masses of, or rather I should say it is always less than the sum of rest masses of free neutrons and protons composing the nucleus. ठीक है, and this was asked in one of your PY previous year questions में. This is one of your PYQ. वहां पे क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है. इनसाइड अ न्यूक्लियस द रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस इज लेस देन द रेस्ट मास ऑफ द फ्री न्यूट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन्स कंप्राइजिंग द न्यूक्लियस. इस बात का मतलब क्या है? लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग. ठीक है, इस बात का मतलब ये हुआ, this implies that certain mass disappears in the formation of nucleus. ठीक है, इस चीज को हम थोड़ा और ध्यान से समझते हैं. लेट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग इन मोर डिटेल्स. क्या मतलब है इस बात का कि सर्टेन मास डिसअपियर इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस? इस बात का मतलब ये है, वी विल टेक एन इमेजिनरी न्यूक्लियस. लेट अस टेक अ इमेजिनरी न्यूक्लियस. लेट जस्ट से वी हैव अ न्यूक्लियस. लेट जस्ट से here we have a nucleus, and this nucleus, let's just suppose this nucleus have a mass of, let's just say this nucleus have a mass of, this is an example, okay, this is not something, this is an example, I'm taking this as an example. इस बात का मतलब ये है कि suppose we have a nucleus and this nucleus is made up of let's just say 4 protons and 4 neutrons. This nucleus is made up of 4 protons and 4 neutrons. Now according to the binding energy concept and mass energy equivalence, ठीक है, आपको ये पता होगा that the mass of nucleus will be less than the mass of 4 protons plus mass of 4 neutrons. ये मतलब है इस चीज का. अब ऐसा क्यों है? In ideal situation, let's just try to understand this thing in more detail. ठीक है, let us suppose the mass of a single proton, let us suppose that mass of one proton कितना है? Let's just say it is of 2 units, and mass of one neutron is let's just say is of 1 neutron का mass, let us suppose mass of 1 neutron is let's just say 1 unit. ठीक है, this implies that mass of proton in this example is 4 and mass of neutron in this example, mass of proton in this case is 8 and mass of neutron is 4. The combined mass should be equal to mp plus mn will be equal to 12. ये होना चाहिए. ठीक है, but according to the experiments it has been found that, let us suppose the mass of this nucleus is, let's just say 11.20. This is the mass of 11.20. This means the mass of nucleus जो आपको पता लगा है वो कितना है? 11.20. ठीक है, so this is what this equation is saying. This is saying that 11.20 is always less than 12. तो ये ऐसा क्यों हुआ? Where is the rest of mass? Where does the 0.80 goes? This is your binding energy. This mass gets converted into energy and which comes out as a binding energy. इसको आप क्या बोलते हैं? Mass defect. 0.80 क्या है? ये है आपका mass defect, and this is how you define the mass defect. And this mass defect appears in the form of binding energy. 0.80 को आप क्या बोलोगे? Mass defect बोलोगे. ठीक है, and this mass defect appears in the form of nuclear binding energy. ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं. यहां से आपके पास यहां से आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मास डिफेक्ट. फ्रॉम हियर वी गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ मास डिफेक्ट. ठीक है, तो मास डिफेक्ट क्या है आपका? ठीक है, लेट्स जस्ट डिफाइन मास डिफेक्ट. मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन, इट इज नथिंग बट द डिफरेंस between
the sum of masses between the sum of masses of neutrons and protons forming the nucleus and mass of nucleus and the mass of nucleus, and this is known as mass defect. And this mass defect appears in the form of binding energy. Appears in form of binding energy. किसकी फॉर्म में अपेयर करता है? बाइंडिंग एनर्जी. एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इन द न्यूक्लियस. ठीक है. एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर binding the nucleons inside the nucleus. I hope इस बात आपके लिए क्लियर होगी यहाँ पे. ठीक है. And I hope you are able to understand the concept of binding energy. What is the meaning of nuclear binding energy and what is the meaning of mass defect. ठीक है. ये चीजें आपके पास यहाँ पे क्लियर होगी. And I hope you are able to understand how the Einstein's equation of mass energy equals was able to explain the concept of nuclear binding energy. ठीक है. ये बातें क्लियर होगी आपके पास यहाँ पे. ठीक है. Now let's just move on. ठीक है. And now what we will do is we will find the expression for nuclear binding energy. From here we will find the expression for nuclear binding energy. Expression for nuclear binding. Let's just try to find the expression for nuclear binding energy. Okay. So the concept of nuclear binding energy को समझने के लिए expression for nuclear binding energy को हमें अगर हमें निकालना है कि have to calculate the concept of this expression for nuclear binding energy, we have to make certain assumptions, and this derivation is not important for you, but I will be deriving this equation for you in order for you to better understand this the expression for in order to calculate this expression for nuclear binding energy. Okay, so in order to find this value of nuclear binding energy, or rather I should say in order for us to find the in order to find the expression for nuclear binding energy, ठीक है, हम क्या करेंगे? we will assume we have a nucleus. ठीक है. इसको निकालने के लिए let us assume we have a nucleus. Let us assume that we have a nucleus. और वो न्यूक्लियस कौन सा है हमारे पास? वो न्यूक्लियस हमारे पास है X, Z and A. We have this nucleus. ठीक है. Where Z is equal to charge number, which is equal to number of protons. This is something which you already know. Where A is equal to mass number, and mass number is equal to number of protons plus number of neutrons. ठीक है. Therefore number of neutrons कितने होंगे आपके पास? Number of neutrons will be equal to A minus Z. क्लियर हो गई इतने से बात? Again let us assume that MP, this represents the mass of proton. M into small n, this represents the mass of neutron, and M into capital N represents the mass of nucleus. ठीक है. एंड यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक because questions were asked from this chapter, from this topic in the previous year question, in the previous examination, and there is a very much chance कि इस बार भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा. So this is something which you should know. Okay, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे. ठीक है. So let's just continue with this thing. ठीक है. हमारे पास ये सब चीजें होंगी. Now let's just
calculate the value of mass defect. What is the mass defect? Let's just calculate the value of mass defect. So we know that mass defect is denoted by delta m, and delta m is equal to total mass of protons, that is z into m into p, plus a minus z into m into small n माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस. दिस इज योर मास डिफेक्ट. कैसे आया? अब यहाँ पे मैं आपको जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं लिख देता हूँ. वी हैव z, क्या है आपके पास? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है. इफ z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड m p is equal to mass of one proton, this implies that zmp is equal to mass of z protons. ठीक है. सिमिलरली a माइनस जेड इंटू एम एन जो है वो क्या है? मास ऑफ a माइनस जेड न्यूट्रॉन्स, एंड वी सब्स्टिट्यूटेड दिस वैल्यू हियर. ठीक है. दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ मास डिफेक्ट. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी इक्विवेलेंस, and now according to E is equal to mc square, if we use this equation from E is equal to mc square, we get E is equal to, that is binding energy is equal to delta m into c square, which is equal to zmp plus a minus z m into n minus m of n. ठीक है. This is your binding energy. This is the relationship of binding energy. और ये relationship basically जिनको समझना है, for them I would like to tell you that we have used this relationship. हमने यहाँ पे इस concept का use किया है कि mass of nucleus is less than the sum of masses of free neutrons and protons composing the nucleus. हमने उस concept को यहाँ पे use किया है. ठीक है. और यहाँ से आपके पास ये relation आपको निकल के आता है, binding energy का relation आपको इस form में निकल के आता है. ठीक है. Now we can modify this relationship a bit. हम इस रिलेशनशिप को थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं. एंड वी कैन मॉडिफाई दिस रिलेशनशिप, एंड आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस डेरिवेशन. मैं उस डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूं. एंड सिंपली मॉडिफाइंग दिस रिलेशनशिप एंड मॉडिफाइड फॉर्म में दिस रिलेशनशिप कैन बी एक्सप्रेस्ड एज बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू Z into MH. MH is mass of hydrogen atom because hydrogen atom contains one proton. ठीक है. Plus A minus Z into mass of neutron minus M into XZA, this is represents the nucleus, into C square. ठीक है. This is a certainly modified relationship for binding energy of a nucleus. ठीक है. So you should remember both this relationship, but among these relationships मैं आपको ये बता देता हूँ, Mn into C square, this is a important one. You will be using this relationship more often. Okay. तो इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. ठीक है. Now let's just move on to the next topic, and this is also one of the most important topic, and there's a 90% chance that the question will be asked from this topic, and that the name of the topic is average binding energy per nucleon of the nucleus. Next topic is average binding energy per nucleon of a nucleus. Per nucleon means we divide the binding energy by total number of nucleons present inside the nucleus. Okay. So in order to understand the variation of binding energy per nucleon in a mass number A, let's just look at this curve. Okay. In order to understand this thing, average binding energy per nucleus को समझने के लिए, and its variation with mass number. ठीक है. इसको थोड़ा let's just define this thing. It is nothing but the average energy required. This is the average energy required to remove a nucleon. A nucleon का मतलब क्या है? सिर्फ एक न्यूक्लियन को रिमूव करने के लिए. To remove a nucleon from the nucleus to infinite distance to infinite distance
it is given as, and it is given by total binding energy, total binding energy divided by mass number of nucleus. मतलब binding energy per nucleon is equal to total binding energy divided by mass number. ठीक है, ये बात क्लियर होगी. This is something. Now, in order to understand the binding energy per nucleon, let's just look at the curve which is known as the binding energy per nucleon curve, which जिसकी बात करते हैं with respect to उसके बाद हम बात करते हैं. So if you look at this curve, तो आपके पास जो curve आपको मिलता है वो किस तरह का curve आपको देखने को मिलता है. The curve which you get is like this. Okay, so if we plot this curve, okay, this is the kind of curve which you will be getting. ठीक है. Now if this axis represents the binding energy per nucleon, this represents the binding energy per nucleon across this axis, and if here we have the mass number across this axis. So जब हम इस curve को plot करते हैं, we find certain kind of relationship. हमें जो curve देखने को मिलता है वो कुछ इस तरह का देखने को मिलता है कि initially this is how it goes. Okay, after that reaching here, it comes down. Again it moves up. Again it comes down. Again it moves up, comes down, moves up. Then it again shows this kind of variation. Here we have the maximum value, and from here it goes on decreasing like this. From here it goes on decreasing like this. Just a minute. Then this is how this goes. ठीक है, this is the binding energy per nucleon curve solved with mass number. ठीक है. Now this relationship has a very important, and let me just write here. This here represents your iron. This here represents your iron. Okay, and iron has a mass number of how much? This has a mass number of 56. ठीक है, clear हो गई थी सी बात. Now let's just try to understand this curve. Let's just try to understand this curve, and again I will not be writing anything. मैं आपको सिर्फ यहाँ पे इस कर्व को समझाऊंगा, and you for better understanding for the theoretical portion I would suggest that you refer to your reference book. I will be simply explaining these concepts. हम यहाँ पे इसको concepts को लिखेंगे नहीं. जो भी आपको लिखने वाला डाटा है, प्लीज मेक श्योर यू रेफर टू योर रेफरेंस बुक. ठीक है, उस चीज को आप वहां से पढ़ लीजिएगा. आई विल बी सिंपली एक्सप्लेनिंग दिस थिंग. ओके, अब इस कर्व को अगर हम बहुत ध्यान से देखते हैं, इफ वी लुक एट दिस कर्व्स, तो हमें यहां से पता लगता है दैट द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर लाइट न्यूक्लियाई इज स्मॉल. यहां पे हम लिख देते हैं दैट एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर smaller, or rather I should say for lighter nuclei, is small. कैसे, हमें कैसे पता? Because mass number is increasing across this axis. हमें यहाँ पता है कि mass number जो है इस axis के across क्या कर रहा है, increase कर रहा है. तो जब हम इस वेरिएशन को देखते हैं तो हमें पता है कि मास नंबर जो है जब ऐसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रही है. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बाइंडिंग एनर्जी फॉर स्मॉलर न्यूक्लियस वो क्या है, कम है. जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज कर रही है. ठीक है, स्मॉलर न्यूक्लियस जहाँ कहीं लाई करते हैं तो उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी जो है कम है. एज यू मूव फॉरवर्ड बाइंडिंग एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है, in this curve we see that there are certain peaks. This is a peak, this is a peak, and this is a peak. This peaks जो होती हैं, this peaks represents that, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, let me just write here that there are certain peaks, there are certain peaks in the curve
above, और ये जो peaks होती हैं ये क्या represent करते हैं? These peaks जो होती हैं represents let's just say this corresponds to, first let's just say this corresponds to 2 helium, carbon 12, oxygen 16 etc. and this peaks जो होती हैं indicate करते हैं curve above, and these peaks क्या करती हैं? represent, these peaks represent that these nuclei are more stable. These nuclei are more stable than their neighboring nuclei. Neighboring nuclei. ठीक है. Further, यहाँ पे आपको एक बात और पता लगती है. क्या पता लगती है? कि the maximum value, you find the maximum value in case of iron. We get the maximum value of binding energy curve. ठीक है. Now यहाँ लिख देते हैं maximum value is for iron. Okay. Sorry, is for iron 2656, and the average value and the maximum value is around 8.8 mega electron volt per nucleon, and average value, or rather I should not say the average value. ठीक है, आपको यहाँ पे इतना काफी है, आपको ये समझना पड़ेगा. ठीक है. Now this curve can help you to explain the concept of nuclear fission and fusion. ठीक है. अब बहुत ध्यान से समझिएगा how this curve helps you to understand the concept of nuclear fission and fusion. ठीक है. Now यहाँ पे को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ. In order to better understand this concept, let me just tell you one thing. ठीक है. And this thing will help you to understand this curve. Okay. The thing which I'm gonna tell you is higher the value of binding energy per nucleon, more is the stability. More is the stability. Okay, ये चीज है. इस चीज को ध्यान में रखिएगा. Please keep this thing in your mind, and now we will explain how this thing will help you, how this statement will help you to explain the concept of nuclear fission and nuclear fusion. Okay. Now, when we look at this curve, we see that we get the maximum value of binding energy per nucleon for iron, and this is here where we have the maximum value of nuclear energy per nucleon की value जो है binding energy की maximum value आपको कहाँ देखने को मिलती है? वो यहाँ पे देखने को मिलती है in case of iron. From here we see that across this side the binding energy per nucleon goes on decreasing, and on this side the binding energy per nucleon goes on decreasing. This means that we have a decrease across this side, and we have a decrease across this side. क्लियर हो गया इतनी सी बात? इस बात का मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स दैट फॉर एन एटम और फॉर अ न्यूक्लियस व्हिच इज लाइंग समवेयर हियर, for a nucleus which is lying somewhere here, in order to attain maximum stability, in order to attain maximum stability, and maximum stability का मतलब क्या है? In order to attain maximum binding energy per nucleon, binding energy per nucleon, क्या करना पड़ेगा? For example, let's just say here we have a nucleus. For example, let's just say here we have a nucleus. Let's just say we have a nucleus here, and here we have uranium 238. Let's just say here we have uranium 238. हमारे पास एक न्यूक्लियस पड़ा है uranium 238. ठीक है. Let's just say uranium 238 हमारे पास पड़ा हुआ है, and we want कि इसकी क्या हो, but uranium 238 wants is it wants to have a maximum stability. Maximum stability gain करने के लिए इसको क्या चाहिए? Maximum binding energy per nucleon चाहिए. It requires maximum binding energy per nucleon. And what is the way with which this uranium 238 can acquire maximum stability? इसको मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? अपने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को, इट हैज टू इंक्रीज इट्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन to attain maximum stability. So in order to increase its binding energy per nucleon, this nucleon को क्या करना पड़ेगा? This nucleus must move across this axis. उसको इधर को मूव करना पड़ेगा because maximum stability is of iron. So it has to attain the maximum, in order to attain the maximum stability, it has to increase the binding energy per nucleon, and binding energy per nucleon lies towards the left of this
यूरेनियम न्यूक्लियस। एज अ रिजल्ट इस बात का मतलब ये हुआ, इन ऑर्डर फॉर यूरेनियम न्यूक्लियस टू अटेन मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, उसको क्या करना पड़ेगा, अपना मास नंबर डिक्रीज करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू डिक्रीज इट्स मास नंबर इट मस्ट शो द फिजन। यहाँ पे इसको क्या शो करना पड़ेगा, फिजन शो करना पड़ेगा। एंड दिस इज द रीजन व्हाई हैवियर न्यूक्लियस क्या करते हैं, वो आपको क्या शो करते हैं, दे शो द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन। because of the process of nuclear fission they will disintegrate, their mass numbers will get reduced, and then when their mass numbers will get reduced they will move towards the iron. And the iron, as we know that iron has a maximum binding energy per nucleon, and this way they can attain maximum stability, maximum possible stability को attain कर सकते हैं। Similarly, if we let's just say if we talk about a nucleus which is lying somewhere here, let's just say we are talking about a nucleus which lies somewhere here, let's just say we talk about hydrogen. Now hydrogen has to increase its binding energy per nucleon, तो उसको क्या करना पड़ेगा, the hydrogen must move towards this side। हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन मस्ट मूव टुवर्ड्स दिस साइड। हाइड्रोजन को क्या करना है, अपना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को इंक्रीज करना पड़ेगा। उसको इंक्रीज करने के लिए इट हैज टू कंबाइन, बिकॉज आयरन जो है उससे राइट साइड पे लाई कर रहा है, द आयरन हैज अ लार्जर एटॉमिक मास। सो फॉर ऑल दोज न्यूक्लियस व्हिच लाई towards the left of iron, उनको क्या करना पड़ेगा, in order to attain maximum stability they have to क्या करना पड़ेगा, they have to fuse, and this is the reason why the lighter nucleuses show fusion while the heavier nucleus show fission। ठीक है, अब ये आपको यहाँ से क्वेश्चन क्लियर होता है, तो आपसे क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाएगा व्हाट इज द रीजन फॉर हैवियर न्यूक्लियस टू शो फिशन। फिशन शो करने का रीजन क्या है, दैट इट वांट्स टू अटेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी, इट वांट्स टू अटेन मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो the only way for uranium to attain maximum binding energy is to differentiate it, to disintegrate into lighter nuclei and move towards the iron to attain the maximum stability। ठीक है, आई होप ये बात आपको यहाँ पे समझ आ चुकी होगी। ठीक है, विद दिस आज का लेक्चर हम यहीं पे कवर करते हैं, आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। एंड आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। एंड आई एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज वन ऑफ दोज चैप्टर जो बच्चों को लगता है उन्हें आता है बट नहीं आता है। दिस इज व्हाई आई एम टेकिंग दिस चैप्टर क्वाइट स्लोली। कल ये चैप्टर आपका वाइंड अप हो जाएगा, एंड परसों हम इसके न्यूमेरिकल्स कवर करके फाइनली इस चैप्टर को आप खत्म कर देंगे। आफ्टर दैट ओनली 2 चैप्टर्स विल बी लेफ्ट, सेमीकंडक्टर्स एंड ऑप्टिक्स, एंड बोथ दिस चैप्टर्स विल बी कंप्लीटेड बिफोर 20th। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सो आई एम वेरी होपफुल कि आप अच्छे से पढ़ेंगे, एंड आफ्टर 20th हम हो सकता है कि आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू कर दें इन फॉर्म्स ऑफ अ टेस्ट सीरीज की, जिस तरह से भी होगा मैं आई मैनेज। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, ऑन दैट नोट लेट्स जस्ट एंड टुडेस लेक्चर, एंड आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि अब चैप्टर जब जो आपका सिस्टम है वो खत्म होने वाला है। ठीक है, अब अगेन आई एम रिपीटिंग माय सेल्फ, आपको ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने चैप्टर कम करवाया। इस चैप्टर की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। द ओनली रीजन व्हाई आई एम डीलिंग दिस चैप्टर इन डिफरेंट पार्ट्स, क्यों, क्योंकि इस चैप्टर को करने को हम एक स्टेप में भी कर सकते हैं, बट द रीजन इज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर। अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो समझ में आ गया। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ तक मैंने करवाया है, एंड आई होप आपको समझ आया होगा। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। Thank you and have a nice day. Bye bye. Take care and good night.